ये आकाशवाणी है। गोली आज प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास का हरीश कुमार अमित द्वारा किया गया नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक गोली। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। ये कहानी भारत की स्वतंत्रता से पहले के राजस्थान की है। यहाँ की रियासतों और ऐसी रियासतों के अंतर्गत आने वाले ठिकानों में हजारों गुलाम नारकीय जीवन जिया करते थे। ये जन्मजात गुलाम होते थे और इन्हें गोला या गोली कहा जाता था। इन गुलामों का ना तो अपनी संतानों पर कोई अधिकार होता था और ना ही ये गुलाम कोई निजी संपत्ति ही रख सकते थे। न पति का पत्नी पर अधिकार, न पत्नी का पति पर। इन गुलामों को भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह बेचा जा सकता था या फिर दहेज में दान दिया जा सकता था। हर राजपूत राजा और ठिकानेदार की लड़की के विवाह पर दर्जनों गोलियां दहेज में दी जाती थी। दहेज में आकर इन गोलियों को उस राजपूत कन्या के पति की रखैल की भांति रहना पड़ता था और उनकी उचित अनुचित सभी आज्ञाओं का निर्विरोध पालन करना इन सब गोले गोलियों का धर्म होता था। बहुत सी गोलियों को राजा के मरने पर सती होना पड़ता था। दहेज में आई गोली का विवाह उसकी ही जाति के गोले से कर दिया जाता था, पर यह विवाह केवल इसलिए होता था कि राजा और गोली के संतान का वैधानिक पिता वो गोला ही कहलाए तथा ऐसी संतान की जाति गोला गोली ही रहे, राजपूत न कहलाए। ना वो गुजारा पाने के हकदार हो और ना रियासत की दावेदार। तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही गोली चंपा के घर, जहां आज कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी है। चंपा बेटी, माँ, ये अन्नदाता ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। माँ, इतना सब मेरे लिए? माँ, हाँ हाँ बेटी, ये सब तेरे लिए ही है। केसर, जरा दिखा तो एक एक चीज चंपा को। ये देख चंपा, ये भारी जोड़ा, मैं मर जाऊं। ये चढ़ाऊ कंगन, हाँ, ये ढेर सारी सोने की मोहरें और इधर क्या है ये? हाँ, ये मिठाई और मेवे के थाल। हाय माँ, इतना सब कुछ मेरे लिए? माँ, ऐसे कीमती गहने कपड़े तो कुंवारी पहनती है ना माँ? अब तू भी पहनना चंपा बेटी, तू भी पहनना। तुमसे खुश होकर जो गए हैं अन्नदाता। अन्नदाता वापस चले गए अपनी रियासत? हाँ, कुंवरी के साथ ब्याह की बात पक्की करने दाता के ठिकाने पर आए थे। बात पक्की हो गई, वापस चले गए अपनी रियासत। ब्याह तो पक्का हो गया कुंवरी से, पर हाय रे, दिल तो लगता है लूट लिया हमारी चंपा ने। हट, मैंने क्या दिल लूट लिया है? अन्नदाता ने ही मुझे लूट। अरे बच्चा, ये बात कुंवरी के कानों में न पड़ने देना। नाहक परेशान होगी कि उसके ब्याह से पहले ही अन्नदाता ने तो कुंवरी के ब्याह में दहेज के साथ अपनी चंपा तो जाएगी ही जाएगी। हट, मजाक मत कर। आ गई चंपा रानी नहाकर। हाय, बड़ी देर लगा दी नहाने में है। केसर, वो गुसलखाना तो गढ़ी की उस कोठरी से भी बहुत बड़ा है जहाँ मैं माँ के साथ रहा करती थी। सच्ची, क्या क्या नहीं है उस गुसलखाने में। तो क्या उन चीजों को देखने में ही इतनी देर लगा दी रानी जी ने? ना ना केसर, मैं तो बहुत नहाई। 3 दिन की यात्रा की थकान न जाने कहाँ विलीन हो गई। अन्नदाता ने तुझे खास दर्जा दिया है, तभी तो ऐसो आराम की ये सारी चीजें मिली है तुझे। हाँ केसर, देखना मेरा ये सजा धजा महल। अच्छा सुन, अब बातें करती रहेगी या तैयार भी होगी? हाँ हाँ, कहीं जाना है क्या? हाँ, श्री जी के दर्शन पूजन को जाना है। उसके बाद
कुंवरानी के रंग महल में हाजिर होना होगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। लेकिन सुन, कुंवरानी से सावधान रहकर बात करना। क्यों? हाँ, वे ब्याह के बाद जब से आई है ना, रो रही हैं। दाता से बिछड़ने का दुख होगा ना कुंवरानी को। माँ तो उनकी बेचारी बचपन में ही स्वर्ग से धार गई थी। ए चंपा रानी, कुंवरानी का सारा रोना धोना तेरे कारण ही है। हाय, मेरे कारण? हाँ, तेरे कारण। अन्नदाता ने तुझे अलग महल दिया है ना, इसलिए। केसर, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ना ना, दोस्त तेरा नहीं, हाय तेरे इस रूप का है जिस पर अन्नदाता बुरी तरह रीझ गए हैं। हाँ, और तुझे इतना मान दिया उन्होंने। और फिर वो ब्याह से पहले वाली बात भी तो है ना, जब अन्नदाता कढ़ी में आए थे और तेरे साथ। केसर, न जाने कैसे वो बात कुंवरानी को पता चल गई थी, और कुंवरानी इसी कारण ब्याह से पहले ही बस मुझसे नाराज रहने लगी थी। अन्नदाता मर मिटे थे ना तुझ पर। अच्छा चल, अब बातें बहुत हो गई, अब तैयार हो जा। अच्छा अब बैठ, मैं तैयार करवाती हूँ तुझे। ठीक है। कुंवरानी, आप? हाँ, लेटी रह चंपा। कैसा जी है तेरा? ठीक लग रहा है अब, पर मुझे हो क्या गया था महारानी? पता नहीं क्या हो गया था तुझे। मेरे महल में आते ही तू अचेत हो गई थी। ये क्या महारानी, मैं अचेत हुई तो आपने अपनी राज सेज पर मुझे लिटा दिया? ना, मैं ना लेटूंगी यहाँ। अरे चंपा बहन, चंपा, तू फर्श पर क्यों जा बैठी? हाँ, तुझे तो विधाता ने मेरी ही सेज का भागीदार बना दिया है ना चंपा। नहीं महारानी, मैं आपके बराबर कहाँ, मैं तो आपकी जाकर गोली बांधी हूँ। अरे चंपा, मैं तो वही तेरी बहन कुंवरी हूँ। हमारी माएं अलग अलग हैं, पर पिता तो एक ही है ना। और अब इस सौभाग्य सेज ने हम दोनों को ही एक बना दिया है। कुंवरानी, उठ गई चंपा रानी? हाय, इतना दिन चढ़ाया। बहुत देर तक सोती रह गई मैं तो आज। अच्छा है जो कुछ देर की नींद ले ली। केसर, कुंवरी को तो पता चल ही गया होगा ना कि सुहाग रात को अन्नदाता मेरे रंग महल में सोए। हाँ, पता कैसे नहीं चलना था। ये सब जानकर कुंवरानी तो बहुत नाराज हो गई है। अपने रंग महल के द्वार पर पहरा बिठा दिया है। यहाँ तक कि अन्नदाता को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अन्नदाता तो यहाँ के स्वामी और कर्ता धर्ता है ना। कुंवरानी भी तो यहीं की स्वामिनी है। कल रात अन्नदाता ने अनीति की, सुहाग रात की सेज का अपमान कर फिर नशे की झोंक में तेरे रंग महल में आ गए। लेकिन केसर, क्या बात बहुत बढ़ गई है? कुंवरानी ने सांडनी भेजी है गढ़ी में। अब क्या होगा? शायद दाता आए यहाँ। क्या करेंगे आकर? गुस्सा होकर अन्नदाता से लड़ भी सकते हैं। खून खराबा भी हो सकता है। आखिर ये इज्जत का सवाल है। कुंवरानी, मुझे माफ कर दो। चंपा, उठो चंपा, उठो। मुझे माफ कर देना महारानी। मैं पहरे से निकलकर आपके पास आ गई।
मैंने भूर सिंह दद्दा से कहा था कि या तो मुझे आपके पास जाने दे या मेरा सिर काट कर आपकी सेवा में पेश कर दे। गोरानी पगली, सिर कटवाने की बात क्यों कही तूने? महारानी, मेरी एक विनती है, या तो मुझे अपने चरणों में रहने की इजाजत बख्शी जाए या मेरा सिर काटने का हुक्म हो जाए, नहीं तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। चंपा, मेरे ऊपर कठिन समय आया है। मैं राजपूत की बेटी हूँ और मुझे अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल है। इन सब का विचार कर मैं अपनी राह चल पड़ी हूँ। तो मेरी प्यारी बहन सदा की मेरी सहायक और संगिनी है, अंतरंग सखी है, और अब तो मेरी सेज की भागीदार भी बन गई है ना। सो तू ऐसा कर जिससे मेरे धर्म का निर्वाह हो जाए, तेरे कारण कोई विघ्न बाधा ना पड़े। मैं वैसा ही करूंगी महारानी। तो तू अपने महल में जा, यहाँ चाहे जैसी भी अच्छी बुरी घटना हो, तू अपने को उससे मत छोड़ना। महारानी, आपको सब हुक्म मानूंगी, भला बुरा जो हो एक साथ ही झेलेंगे ना महारानी। नहीं चंपा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अपनी मर्यादा की रक्षा मुझे अकेले ही करनी होगी, और तुझे अपने धर्म का पालन करना है। गोरानी, पर मैं आपके चरणों से दूर कैसे रह सकती हूँ? तेरा प्यार ही मेरे व्रत का सबसे बड़ा सहारा है। बस इसी से मेरी व्रत साधना पूरी हो जाएगी। अब तो जा चंपा, जा। तेरी मेरी इस जीवन में ये शायद अंतिम भेंट है। अब तो यहाँ आने की चेष्टा ना करना। केसर, रात भी गिराई है पर किसुन आया नहीं वापस कोई समाचार लेकर। मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है केसर। आता ही होगा चंपा रानी, शायद रेजिडेंसी चला गया होगा समाचार लेने। हाँ, सब लोग उधर ही गए थे आज, दाता, कुंवरानी और अन्नदाता सभी। सुबह रेजिडेंट साहब बहादुर के सिपाही दाता और उनके साथ आई फौज को रेजिडेंसी की तरफ ना ले जाते ना, तो जरूर यहाँ खून खराबा ही हो जाना था। लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकला ये तो पता ही नहीं चला। किसुन आया ही नहीं समाचार लेकर। अरे, लगता है आ गया है किसुन। क्या हुआ? रानी जी, आपका नहाना खाना हुआ? तो मेरी बात छोड़ के सुन, वहां की कह क्या हुआ रेजिडेंसी में? सब ठीक हो गया सरकार। सुना है कि कुंवरानी ने रेजिडेंट साहब बहादुर से मुलाकात की। हाँ, फिर? उन्होंने रेजिडेंट साहब बहादुर से साफ साफ कह दिया कि ये मेरा निजी मामला है, इसमें मैं किसी को दखल देने ना दूंगी। अच्छा। कुंवरानी ने यह भी कहा कि जिस तरह चाहेंगी रहेंगी। अगर अन्नदाता चाहें तो वे रंग महल छोड़ सकती हैं, लेकिन रियासत में कहीं भी उनके रहने का प्रबंध करना होगा अन्नदाता को। अच्छा, ये सब कह दिया कुंवरानी ने? कुंवरानी ने यह भी कहा कि दाता को भी इस मामले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुंवरी की बातों पर अन्नदाता ने क्या कहा? अन्नदाता ने कहा कि कुंवरानी पर कोई जोर जुल्म नहीं होगा, वे मर्जी से जहां चाहे मर्यादा से रह सकेंगी, वे बेशक रंग महल में ही खुशी से रहें। अच्छा। और रेजिडेंट साहब बहादुर ने अन्नदाता को भी खूब फटकारा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर वे अपना चाल चलन ठीक न रखेंगे तो उन्हें गद्दी से उतार दिया जाएगा। अच्छा, इतना सब हो गया? रानी जी, पता चला है कि कुंवरानी ने रेजिडेंट साहब बहादुर से कहकर अन्नदाता से यह भी लिखवा लिया है कि कुंवरानी की मर्जी के बगैर वो उनके निकट नहीं जाएंगे। अच्छा। रानी जी, रेजिडेंट साहब बहादुर ने तो आपके बारे में भी कहा है कि आपको रंग महल से हटा दिया जाए। लेकिन कुंवरानी ने कह दिया कि उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप रंग महल में बनी रह सकती हैं। अच्छा, ऐसा कहा कुंवरानी ने मेरे बारे में? हाँ रानी जी। कुंवरानी और अन्नदाता लौट आए हैं ना महलों में? हाँ रानी जी, कुंवरानी अपने रंग महल में लौट आई हैं और अन्नदाता भी अपने महलों में आ गए हैं। सुना है कि उनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। आइए रानी जी, आइए। आज बहुत दिनों बाद उनका चित्त कुछ ठीक लग रहा है। वो देखिए, वो रहे सामने, आप जाइए। कर्णिका मां अन्नदाता। चंपा, आओ आओ आओ। अरे
यहाँ बैठो हमारी बगल में। अन्नदाता, आज तो पूरे अंग्रेजी लिबास में है। बस जिस दिन मन करता है सूट पहन लिया करता हूँ। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नफीस चीज बनवाई है। पूरे 28,000 रुपए खर्च हुए इस बेहतरीन चीज पर। अच्छा। जरा पहन कर तो दिखाओ। हाय अन्नदाता, ये तो फर का कोट है, बहुत सुंदर है। पहनो ना। जी अन्नदाता, पहन रही हूँ। कोफ्त कर दिया है तुम्हारी कुमरे ने, बड़ा मिजाज है उसका। अन्नदाता, वाह, कोट पहन लिया। बात है चंपा, खूब फब रही हो। हमारे पास जानते हो इस कोट में एक खास बात है। क्या अन्नदाता? इसमें बिजली की बैटरियां लगी हुई हैं। हाय, जितना चाहे इसे गर्म कर सकते हो। अच्छा, अन्नदाता, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे इस कोट का असली मजा तो तब आएगा जब तुम स्विट्जरलैंड की बर्फ से लदी चोटियों वाले पहाड़ों के ऊपर घूमोगी। चलो चंपा, इस बेशकीमती कोट की खुशी मनाई जाए। मैं अपने हाथों से जाम बनाता हूं तुम्हारे लिए। लो, पियो। मैं नहीं पी सकूंगी अन्नदाता। पियो, ये हमारा हुक्म है। गलती माफ हो अन्नदाता। हुक्म मदूली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेवकूफ औरत, पी। नहीं पीऊंगी, नहीं पी पाऊंगी अन्नदाता। पी नहीं पाओगी तो खा तो पाओगी ना कुछ। तो ये खाओ मेरी चाबुक की मार। पी बेवकूफ औरत, पी, नहीं तो चाबुक पड़ते रहेंगे। पी। मैं कहता हूँ पी। करूंगा, दया करूंगा। पहले इसे पी। पी। ठीक है, पी लेती हूँ। और एक बात याद रखना, आइंदा कभी हुक्म मदूली की जुर्रत न करना। जी अन्नदाता, जी। चंपा। अन्नदाता, अन्नदाता। चंपा, कुछ कहना है आपसे। कहो। वैसा है अन्नदाता कि कहो ना, रुक क्यों गई? नहीं, वो ऐसा है ना अन्नदाता, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सही कह रही हूँ अन्नदाता। अच्छा चंपा, ये बता कि तुझे किसुन कैसा लगता है? जी, किसुन? किसुन अच्छा लड़का है, भला मानुस है, भरोसे का है। वो ठीक है, अच्छा आदमी है अन्नदाता। तो मैं तेरा ब्याह उसी से करना चाहता हूँ। अन्नदाता, क्या कह रहे हैं आप? वो तो आपके ही हुक्म से मेरी चाकरी में है। हाँ, वो तेरी ही चाकरी में रहेगा।
चाकरी से मैं उसे हटाऊंगा नहीं। लेकिन अब के... कुछ कहना चाहती है? नहीं नहीं, नहीं अन्नदाता। तो आराम कर, कल तेरा ब्याह होगा। नहीं नहीं नहीं। किसुन से मेरा ब्याह इतनी सादगी से हुआ कि इस बात का पता तो बस कुछ ही लोगों को है। चंपा रानी, इस तरह का ब्याह ऐसा ही होता है। इस तरह का मतलब? खुद राजपुरोहित ने तो मंत्र पढ़कर ब्याह करवाया है आज दिन में। वो सब ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू और किसुन पति पत्नी की तरह रहने लगोगे। क्या मतलब है तेरा किसर? मतलब ये चंपा रानी कि तू पहले की ही तरह तन मन से अन्नदाता की सेवा करती रहेगी और किसुन उसी तरह तेरी चाकरी में रहेगा। ना ना केसर, तेरे कहने का मतलब है कि किसुन और मैं पति पत्नी होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे? हाँ, ऐसा ही है। इसका अर्थ ये है कि सारी उम्र मैं अपने अरमानों का गला घोटती रहूंगी। चंपा रानी, ये रोना धोना किसी काम ना आएगा। केसर, अपने मन को पत्थर बनाना है तुझे। और सुन, खबरदार रहना, कभी किसुन को बढ़ावा ना देना और कभी उसे एक चाकर के अलावा और कुछ ना समझना। कैसे केसर? फिर इस ब्याह की ढकोसले की जरूरत ही क्या थी? चंपा, हम गोली गुलाम हैं, राजा ठाकुरों के भोग विलास के साधन, पर वे हमारी संतानों को अपनी नहीं कह सकते। ऐसा करने लगे तो उनकी सारी रियासत गोली गुलामों की औलादों के ही गुजारे में बट जाए। इसीलिए हमारे बाल बच्चों के लिए पिता चाहिए, जो गोला हो और जो हमारे बाल बच्चों का पिता कहलाए, जिससे वे राजा की रियासत में गुजारे के हकदार न बनने पाए। तू गर्भवती हो गई, इसलिए तेरे होने वाले बच्चे के लिए पिता की जरूरत है। अन्नदाता भला उसके पिता कैसे कहला सकते? इसी कारण किसुन से तेरा ब्याह रचाया गया है। पतिव्रता का धर्म तो तेरा अन्नदाता के प्रति ही है। केसर, हाँ, तेरे होने वाले सब बच्चे किसुन के ही कहलाएंगे। समझ गई ना? समझ गई सब कुछ, समझ गई केसर। केसर, देखना, देखते देखते कितने साल बीत गए जिंदगी के। एक एक करके मेरे 4 नन्हे मुन्ने हो गए, पर किसी भी बच्चे को पाल सकने का सौभाग्य मुझे ना मिला, ना सबसे बड़े लड़के को और ना उसके बाद पैदा हुई 3 बेटियों को। चंपा रानी, हम गोली गुलामों की जिंदगी ऐसी ही है। अरे चल, इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि मेरे 4 बच्चों को किसुन ने बड़ी अच्छी तरह पाला है, और ये बड़ा लड़का तो अजमेर भेज दिया है पढ़ाई करने को। सो तो है चंपा रानी, किसुन ने तो तेरे 4 बच्चों की परवरिश सगे बाप से भी बढ़कर की है। बाप का क्या, माँ का प्यार भी तो दिया है उसने बच्चों को। केसर, किसुन ने सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं संभाले, मेरी जमा पूंजी की देखभाल भी बड़ी अच्छी तरह की है। उसी की मदद से मैंने अपना बहुत सा रुपया बैंकों में जमा करवा दिया है और कुछ रुपया कारोबार में लगा दिया है। इन सब का हिसाब किताब भी किसन बड़ी अच्छी तरह रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है चंपा रानी कि वो ये सब काम सिर्फ सेवा भाव से करता है। किसन का बड़ा सहारा है मुझे। हाय, बड़े भरोसे का आदमी है किसन। हाँ,
सो तो है। चंपा, अन्नदाता, राजा नाहर सिंह तुम्हारे बड़े लड़के को गोद लेना चाहते हैं। क्या आपके मौसेरे भाई साहब मेरे लड़के को गोद लेना चाहते हैं? क्यों, क्या हो गया अचानक? अरे वो इसलिए कि उनके ठिकाने पर उनके बाद तुम्हारे लड़के का अधिकार हो जाए और मैं उसे राजा देख सकूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो मेरे लड़के को गोद लेने की बात में ही कोई तुक नहीं। अन्नदाता, हम लोग गोली गुलाम हैं, राजा बन नहीं सकते। और दूसरे, उस ठिकाने पर राजा नाहर सिंह का अधिकार तो है ही नहीं। अधिकार तो उनकी माँ रानी साहिबा का है। राजा नाहर सिंह के चाल चलन को देखते हुए उनके पिता ने तो पक्की लिखा पढ़ी करवाकर उन्हें राज से बरतरफ कर दिया था ना अन्नदाता। बड़ी भोली हो चंपा। है? अरे मौसा जी ने राजा नाहर सिंह को ही ठिकाने के अधिकार से वंचित किया था ना, उसके पुत्र को तो नहीं। लेकिन राजा नाहर सिंह का कोई पुत्र है ही नहीं अन्नदाता। है क्यों नहीं? तुम्हारा लड़का जो है। ये भी कोई बात है? हाँ, क्यों नहीं है? अरे गोद लेने पर तुम्हारा लड़का राजा नाहर सिंह का पुत्र हो जाएगा या नहीं है? खैर, ऐसा हुआ भी तो क्या? अरे अन्नदाता, इस समय तो रानी साहिबा ही ठिकाने की मालकिन है ना। अरे वे सख्त बीमार हैं और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हाय, क्या बीमारी है उनको? कैंसर। कैंसर? इस मूजी रोग के चंगुल में जो फंस गया उसका बचना संभव नहीं है। हाँ, सो तो है। और इसी तरह राजा नाहर सिंह का बचना भी मुश्किल है। तपेदिक हो गया है उन्हें। हाय, क्या राजा नाहर सिंह अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं? ना, वो तो यही आस लगाए बैठे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। वैदराज है ना, अपने ही आदमी है, वही झूठ मूठ की आस बंधाते रहते हैं उन्हें। हाय, अच्छा। चंपा, तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा। हाँ, इसमें तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं खुल्लम खुल्ला इस मामले में आना नहीं चाहता, पर मेरा इंतजाम पक्का है। इंतजाम? कैसा इंतजाम अन्नदाता? पहले माँ, फिर बेटा। नहीं समझी अन्नदाता। चंपा, वैदराज से मामला तय हो गया है। बहुत होशियार आदमी है। उसने राजा नाहर सिंह को विश्वास दिलाया है कि वे जरूर अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारे लड़के को गोद ले लेने की बात भी वैदराज के कहने पर मान ली है। सीधी बात है, पहले रानी साहिबा खत्म होनी चाहिए, जिससे ठिकाने का अधिकार सीधा राजा नाहर सिंह को जाए। मौसा जी राजा नाहर सिंह को बरतरफ जरूर कर गए हैं, लेकिन जब कोई दूसरा वारिस होगा ही नहीं तो राजा नाहर सिंह का ही हक बनता है ना ठिकाने पर। और राजा नाहर सिंह के बाद तुम्हारे लड़के का अधिकार हो जाएगा ठिकाने पर। लेकिन अन्नदाता, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है। पर ऐसे मौके पर दूसरे लोगों को भी भगवान का काम करना पड़ता है, हैं? अन्नदाता। गोली। अभी आप आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास का हरीश कुमार अमित द्वारा किया गया रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं
विजयलक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, कीमती आनंद, राजेश आहूजा, किशोर सहिजानी, सुरेंद्र सागर, M.H. नियाजी, दानिश इकबाल, सलीम खान, सुचित्रा गुप्ता, माला कुमार, कविता वर्मा, संगीता रघुवंशी, सुनीता ठुकराल और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।